नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज हम कक्षा 12 भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025 और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपके लिए ये पेपर बना के लाया हूँ, खुद हस्तलिखित पेपर मैंने बनाया है। तो हर एग्जाम में पेपर अलग अलग आता है, हर जिले का पेपर अलग अलग आता है, इसलिए ये पेपर मैंने खुद ने बनाया है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे कि भूगोल में नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की, या फिर नवनिश्चयवाद संकल्पना किससे संबंधित है। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना संबंधित है ग्रिफिथ टेलर से। ग्रिफिथ टेलर से। तो ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। और जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, और वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई। तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में आयोजित की गई। अब आपका चौथा प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। अब ग्रामीण बस्तियों में होती है खेती, तो खेती होती है, पशुपालन, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंदर आते हैं। अब आपके अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। अब देखो, अब कौन सा मौसम चल रहा है, अब सर्दी ऋतु है, तो इसमें चने भी है खेतों में, सरसों भी है और गेहूं भी है, ये तीनों है। तो ये तो तीनों किसकी है, रबी की फसल है। और इसमें कौन सा है, चावल बचा, तो इसका सही उत्तर रहेगा चावल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चावल। अब आपका छठा प्रश्न है कि अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया। यानी कि अरवारी पानी संसद, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। ये प्रश्न हर बार अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक एग्जाम में आता रहता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलवर। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम अलवर जिले में चलाया गया। अब है सातवां प्रश्न, कोल खोज किस प्रकार की कृषि का नाम है। तो कोल खोज एक सामूहिक कृषि का नाम है, सामूहिक कृषि का नाम है। अब अगला है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र मिलता है यूरोप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोप। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। बिहार। अगला प्रश्न है कि नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया। अब ये जल से संबंधित कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश राज्य से चलाया गया था। अब अगला है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जल मार्ग है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, ये हर बार एग्जाम में आता रहता है। अब आपका 12वां प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो इसमें अम्ल वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा होती क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपस में ये मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। अब यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब ये रिक्त स्थान हर बार, ये पिछली बार एग्जाम में आए हुए भी हैं, वार्षिक एग्जाम में से छांटे हुए हैं और अर्धवार्षिक एग्जाम में से भी छांटे हुए हैं, मेरे पास पेपर भी पड़े हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं सेवा सेक्टर से, जैसे अध्यापक हो गया, वकील, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, सेवा सेक्टर से। सेवा सेक्टर से संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल है। यानी कि उच्च, तो इसमें उच्च श्रेणी में आते हैं 53 देश शामिल है। 53 देशों को शामिल किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यु दर होती है। तो किसमें, जिसमें पहले में प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो इसमें जनसंख्या की बिल्कुल भी न तो वृद्धि हुई न ज्यादा कमी हुई। तो यह जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। ठीक है। अब है अगला कि किस प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो जो अंगूर की कृषि है, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। अब आपका एक मोस्ट क्वेश्चन हो रहा है, हर बार एग्जाम में आता रहता है, ये अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में पूछा जाता है, रिक्त स्थान में पूछ लेता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नहर के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना
जाता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में हुई, सन 1911 में। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अब आपका तीसरा अति लघुरात्मक प्रश्न है। ये 2 से 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछ लेता है। जिसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। अब इसमें पूछ रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से होता है। एक तो जन्म दर हो गई और एक होती है मृत्यु दर। क्योंकि जन्म दर से भी बहुत फर्क पड़ता है और मृत्यु दर से बहुत फर्क पड़ता है। जन्म ज्यादा हो गया तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर ज्यादा हो गई तो जनसंख्या घटेगी। ठीक है। और यदि ये दोनों ही समान है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर बढ़ रही है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जनसंख्या में। वैसे परिवर्तन तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा, जनसंख्या सीमित रहेगी। और प्रवास, अब प्रवास एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां की जनसंख्या में बहुत ज्यादा अंतर आता है, मतलब कि फर्क पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो जिस स्थान से वह जा रहा है तो वहां तो जनसंख्या की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जहां पर जा रहा है वहां जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या में परिवर्तन का। आपका अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि एक दूसरे देश या सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ावा देता है। मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, यदि आपको 2 नंबर में पूछे तो इसका इतना ही उत्तर देना है। अब आपका अगला प्रश्न है तीसरा कि मानव बस्ती की परिभाषा दीजिए। अब मानव बस्ती क्या होती है? जिसमें जहां मानव रहते हैं उसे मानव बस्ती कहते हैं। लेकिन इसको यदि परिभाषा के तौर पर देखें तो विभिन्न आकार वाले घरों का समूह है जिनमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाती है। अब देखो सभी घरों के आकार अलग अलग होते हैं गांवों के अंदर। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न हो चुका है। अब आपका चौथा प्रश्न है कि भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं लिखिए। विदेशी व्यापार की विशेषताएं पूछ रहा है। तो पहली विशेषता है भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य। तो आयात आने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से अधिक है। यानी कि भारत में जो वस्तुएं यहाँ पर आती है उनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यहाँ से जो वस्तुएं जाती हैं उनका मूल्य क्या होता है, कम होता है। व्यापार अधिकतम समुद्री मार्ग से होते हैं। अब हमारा जो व्यापार है अधिकतम व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता है। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता है। अब आपका अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में अनावश्यक तथा अधिक शोर का व्याप्त होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण में जो अनावश्यक है, जो शोर शराबा है, तो वही क्या है, ध्वनि प्रदूषण है कहलाता है। जैसे कि लाउड स्पीकर, साउंड, डीजे, ट्रक, कार, फैक्ट्रियां आदि, इनसे जो साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, तो ये अधिक यानी कि सीमित से भी असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण होता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल जिनसे धन की प्राप्ति होती है, तो एक तो कृषि भूगोल हो गई, एक है उद्योग धंधे, पर्यटन भूगोल, पर्यटन यानी कि जो पर्यटक देश में आते हैं, पर्यटक दूसरे देश में पर्यटक जो जाते हैं, ये भी एक क्या है, धन का स्रोत है, लाभ, जिससे सरकार को क्या होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। अब आपका अगला प्रश्न है 5वां जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो इन प्रश्नों को रटने की बजाय इनको याद कीजिए आप। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पता लगता है कि किस प्रकार से खेती और ग्रामीण अशिक्षित समाज नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनते हैं। हाँ, आयुपागम, कल्याण उपागम और क्षमता उपागम, तो ये 3 उपागम है। ये सबसे पुराना उपागम है, आयुपागम सबसे पुराना उपागम है। इसमें कल्याण के आधार पर देखा जाता था कि विकास हो रहा है कि नहीं। अब अगला इसके अलावा क्षमता उपागम, ये 3 उपागम है, मानव विकास के 3 उपागम, आयुपागम, कल्याण उपागम और क्षमता उपागम। अब आपका 7वां प्रश्न है भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के 2 कारण स्पष्ट कीजिए। आयात यानी पेट्रोलियम को लाने के, देश में लाने के, बाहर से दूसरे देश से यहाँ लाने के आयात होता है ये, और निर्यात होता है यहाँ से दूसरे देश में जाना, निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से यहाँ पर लाना आयात कहलाता है। अब देखो घरेलू उत्पादन की कमी। अब देखो हमारे देश में तो बनता नहीं है घरेलू उत्पादन, इतना नहीं बनता जितना हमें जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो इसलिए ऊर्जा की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो भारत के पास पेट्रोलियम भंडार सीमित है और जनसंख्या के दबाव में मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यानी कि सरकार के पास क्या है, जनसंख्या का दबाव तो अत्यधिक है, सरकार के जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है, इसलिए दूसरे देश से यहाँ पर क्या मंगाया जाता है, पेट्रोलियम मंगाया जाता है और जनसंख्या की जरूरतों को पूरा किया जाता है।
अब आपका अगला है कि, और अगला बढ़ती ऊर्जा की मांग। तो औद्योगिकरण, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, यानी देश के विकास के लिए पेट्रोलियम ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है। 8वां प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण के 2 उपाय बताइए। अब देखो जल प्रदूषण, तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। जल प्रदूषण क्या होता है? तो उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल को नदियों में ना छोड़ें, तो इसके उपाय बताने हैं। तो उद्योगों से जो निकलता है, जो गंदा जल निकलता है, उसको नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे नदी का जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ये भी एक जल प्रदूषण को निवारण का एक उपाय हो सकता है। अब अगला है कि मृत पशुओं को जल में डालने से बचे। तो मृत पशुओं को क्या कर देते हैं कि नदियों में डाल देते हैं, जिससे नदियों का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। हाँ, तो उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल को नदियों में ना छोड़ें और मृत पशुओं को जल में डालने से बचें। ये दोनों मोस्ट छोटे छोटे प्रश्न है ये। अब है पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम। पल्ली बस्तियों के 2 स्थानीय नाम। तो पल्ली बस्ती को पन्ना भी कहा जाता है, पन्ना कहा जाता है, पाड़ा कहा जाता है, नंगड़ा, ढाणी, एक पाली और कहा जाता है। इनमें से यदि पूछे तो आप बता देना। अब है आवधिक बाजार। अब अवधि यानी अवधि के अंदर, किसी विशेष अवधि के अंदर लगने वाले बाजार। अब आवधिक बाजार किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है वार्षिक एग्जाम में। एक ऐसा बाजार जो निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर, निश्चित समय अंतराल, सप्ताह में लग सकता है, माह में लग सकता है, वर्ष में भी लग सकता है, ये इसे आवधिक बाजार कहते हैं। तो आवधिक बाजार हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्रों को स्पष्ट करें। चलवासी पशुचारण, पहले तो जाने चलवासी पशुचारण होता क्या है। तो पशुचारण, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय था। इसमें पशुचारक अपना भोजन, वस्त्र सभी अपने साथ रखते थे और पशुओं को भी चराते रहते थे, इसलिए इसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। अब चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र इस प्रकार से हैं। पहला क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र पूछा है कि सबसे ज्यादा चलवासी पशुचारण कहाँ होता है। तो पहला क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से शुरू होकर अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मध्य चीन तक फैला हुआ है। अब आपका दूसरा क्षेत्र है, इसमें यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश शामिल है, तो इसको तो रटना ही पड़ेगा भाई साहब। अब तीसरा क्षेत्र है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये 3 क्षेत्र है, इनको याद कर लेना, मोस्ट है ये, मोस्ट। अब आपका 12वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार हैं निर्वाह कृषि। इस प्रकार की खेती में किसान अपने भरण पोषण के लिए अनाज पैदा करता है, ये जीवन निर्वाह कृषि होती है। अब वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापारिक कृषि होती है। वाणिज्य को व्यापार भी कहते हैं, विपणन भी कहते हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, जिसमें फसलों को बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। तो इसमें फसलों को बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, ये व्यापारिक कृषि कहलाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो वह कृषि जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अब रोपण कृषि, तो यह एक व्यापारिक कृषि है जिसमें भूमि के बड़े भूभाग पर चाय, कॉफी, रबड़ को उगाया जाता है, और कुछ भी उगाया जा सकता है, तो इसे रोपण कृषि कहा जाता है। ये व्यापार के लिए की जाती है केवल। अब अगली कृषि है स्थानांतरित कृषि। तो इसको विस्तार में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? एक बड़े पैमाने पर जंगल को जलाया, मतलब कि वहां पर जो पेड़ पौधे स्थित है उन सबको जलाया जाता है, और वहां की भूमि क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए उपजाऊ बन जाती है, तो वहां पर खेती कर लेते हैं। तो वहां खेती करके कुछ साल फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये पहले होता था, अभी भी होता है बहुत सी जगह। अब अगली है सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि चाय की खेती के लिए की जाती है, मतलब कि जैसे कोई पर्वत या पहाड़, तो उसमें क्या है, सीढ़ी नुमा आकृति में क्या उगाया जाता है, चाय उगाया जाता है, ताकि पानी का भराव ना हो। सीढ़ीदार कृषि, इसमें जैसे कि कोई पहाड़ मान लो, ऊंची जगह मान लो, इसमें सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती थी, जिस चाय पत्ती की खेती। इसमें चाय पत्ती में क्या होता है कि जो क्यारियां होती हैं उनमें पानी नहीं भरना चाहिए, इसलिए इसे सीढ़ीदार कृषि कहा जाता है। अब है विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न नगरों को अंकित कीजिए, कोई 3। अब अगर न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी और मुंबई, तो इनको यदि इन सबको मैप पर देखें तो न्यूयॉर्क ये रहा शिकागो के पास में, इसमें यहीं कहीं भी लगा सकते हो आप। पहले आपको सीखना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए सीखना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिन यदि प्रयास करोगे तो सीख जाओगे। अब ये रहा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद आता है लंदन, ये रहा लंदन, मतलब यहाँ कहीं भी टिक कर सकते हो इसके ऊपर। और
19-20 चल जाता है। ये रही मुंबई, ये भारत है, तो यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में पास, और सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। ये रहा सिडनी। मतलब कि ऐसा है कि भारत के रेखा मानचित्र में बंदरगाहों को अंकित कीजिए। तो बंदरगाह वह होता है जहां समुद्री मार्ग से माल को एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है। तो ये पहला है विशाखापट्टनम, कांडला, कोलकाता और पारादीप। तो इसको विशाखापट्टनम, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये रहा आंध्र प्रदेश। अब है अगला कांडला, तो कांडला है गुजरात में, ये रहा कांडला गुजरात में। अब अगला है पारादीप, पारादीप ये रहा। इसके बाद है कोलकाता, कोलकाता ये रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।